बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 मई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। चलते हैं पहली खबर की तरफ और पहली खबर है एक मेगा स्कैंडल। जी हां, अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है। और किसने लगाई है? जाहिर है आपको पता है, नून लीग ने और निगरान हुकूमत ने और चौधरी निजामुद्दीन की आशीर्वाद के साथ ये दिहाड़ी लगी है। वैसे तो ये दिहाड़ी लग नहीं सकती थी। 85 अरब रुपए की तो सीधी सीधी दिहाड़ी है और इसके अलावा भी इसमें सैकड़ों अरब रुपए खाए गए हैं और ये दिहाड़ी लगाई गई है गरीब किसान की जेब पर। एक तरफ तो आप पूरे मुल्क में किसान को सरापा एहतजाज देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में, फैसलाबाद हो या मुल्तान हो, डिफरेंट इलाकों के अंदर किसान इस वक्त सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनकी गंदम का जो दाम है उनको पूरे नहीं मिल रहे। गंदम की प्राइस रखी थी, जो सपोर्ट प्राइस थी वो 3,900 रुपये रखी थी, लेकिन उनकी गंदम बिक नहीं रही। 3,000, 3,100, 3,200, 2,600, 2,800 इन पैसों के अंदर उनकी गंदम बिक रही है, जिसमें उनको शदीद घाटा पड़ रहा है। गरीब किसान जो है वो सड़कों पर निकला हुआ है। और दूसरी तरफ हम आपके सामने इस मेगा स्कैंडल की खबर लेकर आ रहे हैं। क्विकली आपको बताते हैं कि हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर 46 लाख मैट्रिक टन, जी हां 46 लाख मैट्रिक टन, 46 लाख मैट्रिक टन जो गंदम थी वो मौजूद थी और नई फसल भी बिल्कुल आने वाली थी। इसी असना में दिहाड़ी लगाने का प्रोग्राम बनाया गया और यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से 34 लाख मैट्रिक टन गंदम और खरीद ली गई। कितनी जी? 34 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। और खरीदी किस रेट पर गई? 3,100, जी हां 3,100 रुपए फी मन के हिसाब से ये गंदम यूक्रेन से खरीदी गई। लेकिन आगे पाकिस्तान में कितने में बेची गई? ये बेची गई जी 4,500 रुपए में। जी हां 4,500 में फी मन 1,400 रुपए का टीका लगाया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कौमी खजाने को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के ज़र मुबादला को। अब जब 46 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी तो इतनी गंदम और मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। मंगवानी थी को 200, 400, 500, मैक्सिमम 1,000, 1 लाख मैट्रिक टन मंगवा लेते, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मंगवा लेते। लेकिन इन्होंने इकट्ठे ही 34 लाख मैट्रिक टन गंदम मंगवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गंदम फिर इन्होंने क्यों मंगवाई? क्योंकि इन्होंने ठेके दिए प्राइवेट। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अपने अपने प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इनके इलेक्शंस के अंदर पैसे लगाते हैं, जो हमारी बाजी के जो महंगे महंगे बैग खरीद कर गिफ्ट करते हैं, उन इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करने के लिए ऐसे मौके पर, ये पुराना काम है, नया काम नहीं, बल्कि मुझे याद है मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद मुझे ये बताया कि मुझे चावल एक्सपोर्ट करने का, इंपोर्ट करने का नहीं, किसी मुल्क को सरकारी तौर पर चावल एक्सपोर्ट करने का ठेका मुशर्रफ साहब ने दिया था। वो वजीर साहब ने खुद मुझे बताया और उन्होंने कहा कि मेरी लंबी दिहाड़ियां उसमें से लगीं। वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर वजीर थे। तो यहां पर तो इंपोर्ट करनी थी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर गंदम का जहाज़ जो है वो इंपोर्ट किया जाए तो 22 दिन तकरीबन लगते हैं उसको पाकिस्तान पहुंचने में, जो बहरी जहाज़ है। लेकिन जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने ये इजाज़त दी तो ठेकेदार साहब ने 8 दिन के अंदर लाकर जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज करवा दिया कराची में। इसका मतलब है जहाज़ पानियों में था और इसका मतलब है ये गंदम पहले से खरीदी जा चुकी थी। इसका मतलब है ये डील यूक्रेन में या जहां से भी ली गई पहले कर ली गई थी और गंदम रवां दवां थी, क्योंकि मामले इतने ज़्यादा तय थे कि वो जो साहब इतनी बड़ी तादाद में गंदम ला रहे थे, 34 लाख मैट्रिक टन, उनको पहले से ही पता था कि इजाज़त मिल जानी है, बल्कि इजाज़त हमने खुद ही देनी है क्योंकि हिस्से होते हैं बीच में। तो ये 34 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है खरीदी गई। और अगर सिर्फ इस कीमत के फ़र्क को देखें, 3,100 रुपये और 4,500 रुपये, तो 85 अरब रुपए ये बनते हैं। आप करोड़ों रुपए में सोचते हैं कि ये लोग धांधली या घपले करते हैं, यहाँ पे अरबों रुपए के मामलात हैं। तो 85 तो ये हैं। उसके अलावा जो किसान की जेब पे डाका मारा गया, जो मुल्क के ज़र मुबादला से उसको नुकसान पहुंचाया गया, जो गंदम की ज़रूरत नहीं थी फिर भी मंगवा ली गई। किसान की आज गंदम, किसान भी ख्वार हो रहा है और उसकी गंदम भी रुल रही है। इस सब से अगर हिसाब लगाएं तो ये कम अज़ कम कोई 400-500 अरब रुपए का टीका है जो पाकिस्तान को लगा। और हम नहीं ये कह रहे, अभी अभी 300 अरब तक का तो मान के गए हैं कौन? एहसन इकबाल, और कह के गए हैं कि ये निगरान हुकूमत ने किया। दूसरे लफ्ज़ों में मोहसिन नकवी साहब ने किया क्योंकि वो पंजाब के वज़ीर आला थे, और दूसरे लफ्ज़ों में चौधरी निज़ामुद्दीन ने किया क्योंकि मोहसिन नकवी उन्हीं की प्रॉक्सी हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि निगरान हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, उसमें किस तरीके से टीके लगे। और आज जब किसान सरापा एहतजाज है तो उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है।
किसानों के साथ इस तरीके से सलूक किया जा रहा है जैसे आज एक किसान ने तो बल्कि ये कहा है, सुनिए उसने क्या कहा है। क्या किया? एहतिजाज करने वास्ते आए हैं। हमारे टांग मारो आपने सुन लिया कि एक किसान ने कहा कि एहतजाज करने आए हैं, क्या हम हिंदुस्तान में आ गए हैं कि आप हमें इस तरीके से मार रहे हैं। बुजुर्ग किसान थे, चले बुजुर्ग नहीं तो सीनियर किसान आप उनको कह सकते हैं, ज़्यादा उम्र थी और वो अपनी गंदम का सिर्फ रेट लेने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए गली गली पहले उन्होंने पसीना बहाकर ज़मीन का पेट फाड़ कर ये गंदम उगाई और उसके बाद अब वो करिया करिया ख्वार हो रहे हैं इस गंदम का रेट लेने के लिए। और जब एहतजाज के लिए निकले हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस इनको किस तरीके से वैश्यों की तरह ट्रीट कर रही है, क्रिमिनल जैसा सलूक कर रही है। और यही लोग इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत को ये कैसे याद करते हैं, सुनिए। मैं ये याद करा दूं कि 6 साल जो इमरान खान की हुकूमत से पहले की बात कर रहा हूं, 6 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया था, 180 रुपए रखा गया था। किसान पीटते रहे और चीनी का रेट कहां से कहां पहुंच जाता था, जिस तरह वो माफिया है, फ्लक्चुएट करता है। तो इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, उन्होंने गंदम का रेट बढ़ाया और आप हैरान होंगी कि शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट जो है वो पास कराया। आपने सुन लिया कि खुद बताते हैं कि इमरान खान ने शुगर फैक्ट्री एक्ट लेकर आए थे और पहली दफ़ा पिछली कई दहाइयों में या शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जब से मिलने लगी हैं किसान को वक्त पर पैसा मिला। मैं नहीं कह रहा, ये किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, किसानों को वक्त पर पैसा मिला, पूरा पैसा मिला, कटौती नहीं हुई। इमरान खान था जो किसान के बारे में सोचता था, किसान का दर्द रखता था, किसान को एहतराम देना चाहता था और समझता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा किसान कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा किसान कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको इज्जत, रिस्पेक्ट और ऑनर भी मिलना चाहिए और फसल के पूरे पैसे भी मिलने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ वो नाहल वज़ीर आला जो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश करने में लगी हुई हैं, कभी वो पुलिस वाली बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं, आप पता नहीं वो आड़ती ना बन जाए कहीं गंदम की। और दूसरी तरफ उनके चचा ने ऐलान किया था और मैंने आपको बता दिया था कि गंदम नहीं खरीदी जाएगी। आज की खबर यह है कि 22 तारीख से उन्होंने ऑर्डर किया था गंदम खरीदी जाए। आज जब 1 मई हो गया है तो किसानों से अभी तक गंदम नहीं खरीदी जा रही सरकारी तौर पर और किसान जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर में राणा सनाउल्लाह साहब को अपॉइंट कर दिया गया है जी। उन्होंने एडवाइज़र लगा दिया राणा सनाउल्लाह को शहबाज शरीफ का। एक तरफ तो आपको पता है कि इसहाक डार साहब को अभी अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है और उसके साथ साथ अब राणा सनाउल्लाह साहब की कमी थी, मेरे ख्याल जावेद लतीफ़ साहब रह गए, उनको भी लगा ही दें कुछ ना कुछ, और साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी लगा ही दें। ये बात अलग है कि उनके भाई को आपने पंजाब में वज़ीर लगाया हुआ है, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी लगा दें क्योंकि वो भी तंग हैं आजकल, बहुत उनकी भी आवाज़ मुश्किल निकल रही है। बहरहाल राणा साहब को सियासी अमूर का वज़ीर लगाया गया है जी, वो अब सियासी अमूर के ऊपर तजिया देंगे। उन्होंने मशीर लगते ही पहली खच मार दी है। पहली खच उन्होंने ये मारी है, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो के ऊपर एक बात की, उसके बाद काशिफ अब्बासी को भी समझ नहीं आ रही थी, वो हंसे रोए, इसका जवाब क्या दे, ये सुन लें ज़रा उन्होंने कहा क्या। ये जो इन्होंने अपना ये जो सोशल मीडिया और ये सारा इन्होंने फसाड जो वो हाइबर सिस्टम जो है इन्होंने बनाया हुआ है, ये किसने बना के दिया है? ये इसका अपना बनाया हुआ है, इसकी अपनी मेहनत है, ये सारा कुछ उन्होंने बना के दिया है। वो सलीम बाजवा साहब थे और जो आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने सारा कुछ कर करा के इसके हाथ में पकड़ा दिया कि और उसने जो है वो मुल्क को तबाह करने के लिए जो है उसने मोर्चा कायम कर लिया। आपने सुन लिया कि वो कहते हैं कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया है ना, ये उनको रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा और ये जनरल गफूर साहब जो हैं, आसिफ गफूर साहब, ये उन्होंने इमरान खान को सोशल मीडिया बना कर दिया। और राणा साहब इसको सोशल मीडिया को ज़रा सोशल मीडिया भी कहते हैं। तो चलें, वो खैर है, फैसलाबाद से हैं, इतना तो चलता है काम। इस उम्र में दांत भी कोई एक आध आगे पीछे होता है तो हवा बीच में से निकल जाती है, तो सोशल को अगर सोशल भी कह देते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे शहर के हैं, सोशल ही सही। तो राणा साहब, ये जो सोशल मीडिया आप बताते हैं कि आसिफ गफूर साहब ने बना के दिया है, जनरल आसिफ गफूर ने और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने, तो जनरल आसिम सलीम बाजवा जाहिर है दोनों ने बड़े मोतबर नाम है और दोनों ने ISPR में काम किया हुआ है। लेकिन दो गुजारिशात हैं मेरी। पहली गुजारिश तो ये है कि जब
आसिम सलीम बाजवा साहब ब्रिगेडियर होंगे और आसिफ गफूर साहब कर्नल होंगे या मेजर होंगे, उस वक्त इमरान खान के चाहने वाले जो थे वो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में अपने झंडे गाड़ चुके थे और सोशल मीडिया के मैदान को सियासी जमातों के सामने फतह कर चुके थे। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको आज बड़े वसूख से ये बताता हूं कि जो पाकिस्तान के ISPR ने सोशल मीडिया के अंदर कदम रखा था उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद ली गई थी और बड़ा फ़ख्र है हमें उस मदद देने का। उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क की फ़ौज है, हम कल को भी मदद करेंगे, आज भी करेंगे, जब भी मदद की ज़रूरत होगी हमारी या जहां पर भी हम मदद कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे नौजवान या हमारी सोशल मीडिया की टीम दबाकर करेगी। हम अपने इदारों को मजबूत नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। बहरहाल आप जो कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें बना के दिया, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारी टीमों ने, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मदद की थी जब 5th जनरेशन वॉर थी और उस पर फिर हमारी टीम के लोगों को, वो जिब्रान लियास हों या दूसरे लोग हों, उनको ISPR से अवार्ड भी मिले थे जो उन्होंने 5th जनरेशन वॉर के अंदर ISPR का हाथ बटाया था पाकिस्तान के बयानिए को बनाने में। तो ये रिवर्स है, आपको शायद सोशल मीडिया का इतना पता नहीं राणा साहब, तो ये मामला थोड़ा सा रिवर्स है। दूसरी बात, चलें आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब बाजवा साहब तो आपको हुकूमत में लेके आए, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा की बात करता हूँ। आसिम सलीम बाजवा रिटायर हैं लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत करीब हैं, तो आप बाजवा साहब को कह के तो आप ये सोशल मीडिया आसिम सलीम बाजवा साहब से आप भी बनवा लेते। आपको किसने रोका? हाथ कंगन को आरसी क्या? आपने ये खुद ही बनवा लेना था सोशल मीडिया उनसे। बाजवा साहब ने जब आपके इस तरह के जोकर को वज़ीर आज़म बना दिया माजरत के साथ, तो आपने साथ लगे हाथ सोशल मीडिया बनवा लेना था। अच्छा चलें, आसिम सलीम बाजवा साहब तो रिटायर हो गए ना, आपका ये होगा कि वो रिटायर हो गए, वो हमें क्यों बना के देंगे। तो जनरल आसिफ गफूर जो है वो तो सर्विंग है, मैंने जैसे पहले भी कहा, तो आप उनसे सोशल मीडिया बनवा लेते। तो अब आप मुझे बताइए कि जब आपको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो 17 सीटों पे वज़ीर आज़म बना के दे रही है, 38 सीटों पे बाजी को चीफ मिनिस्टर बना के दे रही है, आप जैसे हारे हुए शख्स को मुशीर लगा रहे हैं, जो इसाक डार साहब हैं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं, सारों को आपने ओहदे दे दिए। तो ये सोशल मीडिया भी बनवा लेना था लगे हाथ, आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ये काम क्यों नहीं किया? तो राणा साहब ये आपका काम नहीं है, आप कोई और काम किया करेंगे, आप किसी और को काम दे दें जिसको सोशल मीडिया का पता है ना। अपना मजाक उड़वाएं, ये पहला दिन था, आपने पहले दिन अपनी जागसाई करवाई है। अच्छा जी, डॉन का अदारिया है, डॉन ने अपने अदारिये में ये लिखा है कि जो इसाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ये एक मज़का खेज़ बात है। उन्होंने कहा कि एक मजाक है, ये एक स्टूपिड हरकत है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है, 3 दफ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा हवाला दिया। एक तो नुसरत भुट्टो साहबा को बनाया गया था मरहुमा को, और एक परवेज़ अलाई साहब को बनाया गया था। दोनों दफ़ा शायद गालिबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और उन्होंने कहा कि ये सही हासिल है, इससे कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं। लेकिन डॉन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो वज़ीर ख़जाना है ना, जो चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपना लगाया हुआ है औरंगज़ेब साहब, असल में इसाक डार वज़ीर ख़जाना बनना चाहते थे, नवाज शरीफ बनवाना चाहते थे, निज़ामुद्दीन ने इनकार कर दिया। ये तो हम पहले बता चुके हैं। डॉन आज लिखता है कि अब इसाक डार साहब की ख्वाहिश थी कि मैं औरंगज़ेब साहब का बॉस बनूं, तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर उनको उनका बॉस बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं इसाक डार साहब आपको पहले ही बता दूं, साइकिल मुझे पता चला आप पहले किसी ज़माने में ठीक ठूक किया करते थे, तो जनाब ऐसा ना कीजिएगा। चौधरी निज़ामुद्दीन ने आपकी चैन को तेल दे देना, साइकिल की चैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनाब उसको तेल दे देना उन्होंने, मतलब कि आपको रिज़ाइन करना पड़ जाना, आप इस खाते में ना पड़ें। बॉस बनने की औरंगज़ेब साहब की कोशिश आप ना कीजिएगा, आपको इसका नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल आप बाज नहीं आएंगे, आप उंगली देकर बाज आएंगे, क्योंकि आप लोगों को बयानिया भी तो बनाना है। दूसरी तरफ हमें राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि हफ्ते 2 हफ्ते में हम बयानिया लेके आएंगे, देख पक रही है। ये मेरा ख्याल सोशल मीडिया वाला बयानिया ही था जो उन्होंने लेके आना था, ज़रा मेरा ख्याल राणा साहब ने पकने नहीं दिया, वक्त से पहले निकाल लिया, इसलिए अब हजीमत हो रही है सोशल मीडिया वाले काम पे। तो चलें जी आगे चलते हैं, मोहसिन स्पीड पर बात करते हैं। मोहसिन स्पीड आपको पता है, मोहसिन नकवी हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन के मंजूर नज़र इस टाइम सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के। मोहसिन नकवी साहब की मोहसिन स्पीड मैं इसलिए कह रहा हूँ, पंजाब स्पीड तो आपने शहबाज शरीफ को सुना था, इनका जो वक्त था हुकूमत में। अब दुनिया न्यूज़ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि खौफनाक हद तक बच्चों के अगवा और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं।
कोई 2,500 बच्चा जो है वो अगवा हो गया और 900 के करीब 892 शायद बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल उनका किया गया है। और ये मोहसिन स्पीड साहब के ज़माने में हुआ है। होशरुबा इजाफा हुआ है बच्चों के साथ ज़्यादती में, और उसके ऊपर ना ही इनकी हुकूमत ने और ना आने वाली बाजी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी बनाई या कोई मीटिंग ऐसी कॉल की हो या इसको सीरियस लिया हो, इस पर कोई वर्किंग पेपर या ब्यूरोक्रेसी को कहा हो कि देखें ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। याद कीजिए इमरान खान हर दूसरे दिन आपको बताते थे कि किस तरह से वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब वो कह रहे थे कि जो फाहश मवाद है वो बच्चों की पहुंच तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर उनके जो बहुत सारे बयान थे उनको पाकिस्तान का लिबरल ब्रिगेड जो है वो उल्टा सीधा इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, लेकिन वो पाकिस्तान के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की हर रोज़ तकरीबन कोशिश कर रहे होते थे इमरान खान। अब आपके सामने है, ये गरीब तो गया ही गया, किसान तो इस टाइम मजबूर है ही है, साथ साथ बच्चे भी पे कर रहे हैं प्राइस। NA 154 राना फराज नून, इनकी सीट छीनने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर अब्दुर्रहमान कांजू को जिताने की कोशिश की गई थी। 2 दफ़ा गिनती में राना फराज नून जीते थे, फिर भी बज़िद थे चौधरी निज़ामुद्दीन उन्हीं को जिताने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अब राना फराज नून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्हीं को जीता हुआ करार दिया है, उन्हीं का नोटिफिकेशन बहाल किया है और वो सीट अब छिनते छिनते बच गई है। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। फैसल वाडा साहब चले गए हैं जी अदालत और उन्होंने मांग ली है आर्टिकल आई थिंक 19 के तहत उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांग ली है कि मुझे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि फैसल वाडा वही हैं जिन्होंने दोहरी शहरियत छुपाई थी, फिर सारा टाइम ये गलत बयानी करते रहे कि मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं, मैंने छोड़ दी है। बाद में अदालत में साबित हो गया कि इनके पास दोहरी शहरियत थी और ये गलत बयानी करते रहे। फिर उन्होंने अदालत से माफ़ी मांगी। जी हाँ, इन्होंने अदालत के सामने गिड़गिड़ा कर फिर माफ़ी मांगी और चौधरी निज़ामुद्दीन क्योंकि इनके साथ थे उन्होंने इनको सज़ा से बचाया और इनको बस सज़ा वाजबी सी होने दी अदालत से, लेकिन इन्होंने गैर मशरूत अदालत से माफ़ी मांगी। अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा कि मैंने नेशनलिटी छोड़ी नहीं थी, झूठ बोला था। और आज सोचिए वही फैसल वाडा जो नाअहल हुए, जिन्होंने अदालत से इसी जुर्म पर माफ़ी मांगी, वो जस्टिस बाबर सत्तार की ग्रीन कार्ड, नेशनलिटी नहीं है उनके पास, ग्रीन कार्ड एक परमानेंट वीज़ा होता है जो नवाज शरीफ के पास भी है, जो मरियम के पास भी है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि यूके में ग्रीन कार्ड नहीं होता, वहाँ वो परमानेंट वीज़ा होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा। वो मरियम साहबा के पास भी है, वो नवाज शरीफ के पास भी है, वो इनमें से बहुत सारे लोगों के पास होगा, हो सकता है फैसल वाडा साहब के पास भी हो खुद भी, लेकिन वो उसी चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार को। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डर नहीं रहे और उन 6 जजेस में भी हैं जिन्होंने ख़त लिखा, और उसके साथ साथ वो ये जो रिकॉर्डिंग वाला मामला है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो खुफिया रिकॉर्डिंग करती हैं, इस बेंच पर भी वो हैं। और अभी 5-5 लाख रुपया उन्होंने जुर्माना किया था ISI की प्रॉक्सीज़ को। तो ये फैसल वाडा साहब ने कारनामा अंजाम दिया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी कि साइफर केस के ऊपर दलाइल जारी हैं और दलाइल में जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके पल्ले है कुछ नहीं, वो बता कुछ नहीं पा रहे। उनसे जजेस ने पूछा है कि अच्छा हमें ये बताइए कि इमरान खान तक साइफर कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा जी आज़म खान साहब तक पहुंचा, तो फिर इमरान खान तक पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है आज़म खान साहब तक तो पहुंचा, लेकिन आज़म खान साहब से इमरान खान तक जाने का और वापस ना आने का कोई रिकॉर्ड है? तो उन्होंने कहा नहीं जी वहाँ रिकॉर्ड तो कोई नहीं है, सिर्फ जो है वो गवाही है आज़म खान की। तो फिर ये भी तो सोचा जा सकता है कि उनसे खुद भी तो गुम हो सकता है आज़म खान से, वो भी आपको पता है उनसे ज़बरदस्ती गवाही ली गई है, उनको भी ज़दोगोब करके। वो भी एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं आज़म खान, ईमानदार आदमी है, वो मेरा नहीं ख्याल झूठ बोलेगा। अगर उसको कभी भी ज़िंदगी में मौका मिलेगा बबांगे दोहल सच बोलेगा। ये पता नहीं उससे किन हालात के अंदर ये बयान लिया गया होगा, लेकिन साइफर केस के अंदर ये अदालत को कुछ नहीं बता सके। अब अदालत ने आज़म खान साहब को जो अगवा करके उनसे बयान लिया गया था, उस अगवा का जो केस था उसकी रिपोर्ट मांगी है कि अदालत में बताएं कि कौन डिस्चार्ज हुआ, कैसे अगवा हुए, कैसे छूट कर वो वापस आए। अब देखते हैं कि अदालत के अंदर ये क्या दिया जाता है और क्या वजह बताई जाती है। अच्छा जी, एक और रिटायर्ड जनरल जो हैं अजीज़ साहब हैं शायद उनका नाम, उनको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हेड लगा दिया गया है। रिटायर्ड थे, मेरा ख्याल बेरोज़गार होंगे। अच्छा काम है, ये तो कोई बुरा काम नहीं है, रोज़गार मिलना चाहिए। पाकिस्तान में वैसे भी रोज़गार के इस टाइम मसाइल हैं। नौजवानों का क्या है, वो तो अब्बे से बस बेस्ती शिस्ती करा के घर में बेचारे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। असल जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, इनमें से कोई एक तो आप देखें ना कितने सारे लफाफा सहाफ़ी हैं, इरफान सदीकी साहब जैसे, अंसार अब्बासी साहब जैसे, उनको हमने रोज़गार दिया हुआ है।
है बुज़ुर्गों को, तो उसके साथ साथ इधर भी तो बुज़ुर्ग हैं ना, तो इनको भी अच्छा काम किया, जनरल साहब को लगाया नौकरी पे। सोचें घर पे बेरोज़गार होते तो स्वाय गोल्फ खेलने के और क्या करते, तो वेले रहते, गोल्फ खेलते, सेहत ठीक ना रहती। तो ये ज़रूरी है कि इनको ये इस पोजीशन के ऊपर लगाया जाए। तो बहुत काबिल सताइश काम है, पाकिस्तान पूरा इनका मकरूज़ है, और जो इन्होंने खिदमात यहाँ सर अंजाम देनी है वो कोई और थोड़ी दे सकता है। तो ये बहुत उम्दा काम किया, ये तो बिल्कुल खराज तहसीन बनता है। और साथ अब जब ये नौकरी से हटेंगे तो इनकी अगली नौकरी का भी पहले से ही बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि हर पाकिस्तानी 2,88,000 का मकरूज़ है। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा, आयशा गौस पाशा साहबा कह रही हैं जो नून लीग की हैं। जी हाँ, वो कह रही हैं कि अब हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपये का मकरूज़ हो गया है। शुक्रिया किसको कहना है ये ज़रा पता कर लीजिएगा। राहिल शरीफ साहब को तो मेरा ख्याल नहीं कहना होगा, वो तो रिटायर हो गए, तो सऊदी अरब में है इस टाइम। लेकिन ये बता दीजिए कि किसको शुक्रिया कहना है इसका, PDM को कहना है, चौधरी निज़ामुद्दीन को कहना है, किसको कहना है, ये ज़रा हमें ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमें इस बात का नहीं पता कि शुक्रिया किसको कहना है। अच्छा जी, खावर मानिका कई पेशियों से वो फ़रार थे, आज वो वापस आए, क्योंकि अदालत ने ये कह रखा था कि अगर आज, क्योंकि कई पेशियों से वो भी फ़रार थे, उनका वकील भी फ़रार था, और अदालत ने कह रखा था कि आज ना आए तो इद्दत में निकाह का वो जो घटिया केस बनाया था उस पर हम फिर फ़ैसला सुना देंगे। तो आज अचानक से खावर मानिका साहब आ गए, और आते ही उन्होंने एक दबंग काम किया। दबंग का मतलब घटिया काम वो ये किया कि उन्होंने जज साहब को कहा मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आप इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं, इसलिए अब केस किसी और कोर्ट में भेज दें। वजह क्या है, क्योंकि वो केस को लटकाना चाहते हैं, और लटका लिया। अब जज साहब ने आखिरी मौका दिया, तो उन्होंने कहा अब अदालत बदल लेते हैं, फिर कुछ और कर लेंगे। तो जज साहब ने कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया ऐसा जो बताइए, कोई मेरे पे जुर्म लगाइए ना कि मैंने कहाँ पर जो है इमरान खान साहब के हक़ में कोई बात की है, या मेरा उनसे क्या लेना देना है, मैं तो मुकदमा सुन रहा हूँ। मेरा ख्याल है खावर मानिका उसी तरह की अदालत चाहते हैं जिस तरह की अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी को घटिया तरीके से सज़ा दी गई थी, जिसमें सारी रात प्रोसिक्यूटर्स ने अपने दलाइल दिए थे, रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, और अदालत ने सुना था और बग़ैर किसी सबूत, गवाह, किसी चीज़ के सज़ा दे दी। उसी तरह की अदालत खावर मानिका साहब को चाहिए, वो मिल नहीं रही, और ये वाले जज साहब सुनना चाहते हैं, तो इसलिए वकील भी गायब हैं, खावर मानिका खुद भी गायब हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं, जिस दिन भी इन्होंने दलाइल दिए ये केस 5 मिनट में उठ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल अब वो कुछ ना कुछ करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, इसहाक डार साहब की जो तैनाती है उसके ऊपर आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं। डॉन ने तो कह दिया कि वो बॉस लगाने के लिए की है। काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा राणा सनाउल्लाह के उसी इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर इस आप कहते हैं कि ये पोजीशन बेज़रर सी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर लगाया क्यों है इसहाक डार को अगर बेज़रर पोजीशन है? तो उन्होंने कहा कि बस लोग नहीं जीने देते आपकी तरह के, मतलब कि तानों तिश्नों की वजह से लगाया। मतलब कि वो राणा सनाउल्लाह साहब ने सच्ची बात कह ही दी, निकल ही गई मुँह से उनसे, जैसे सोशल मीडिया वाली निकल गई ना, आज ये भी निकल गई। उन्होंने कहा कि वो बनना तो वज़ीर ख़जाना चाहते थे, अब जब वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया तो लोग की ताने देने, तो फिर लोगों के तानों की वजह से भी ये करना ही पड़ता है। तो अब आप हालात देख लें कि कोई देयर इज़ नो मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। सिर्फ उनको नागवार गुजर रहा था क्योंकि वो समधी हैं, और उन्होंने जाकर नवाज शरीफ साहब से कहा तो उनको फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगा दिया गया। अच्छा जी, खबरें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।